गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो, जो हमारा लास्ट टॉपिक था जिसमें हम रिडक्शन ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल्स जो हम कवर कर रहे थे, उसमें हमने लास्ट में कुछ रिएक्शंस देखी थी जिनका मैकेनिज्म मैंने आपको नहीं बताया था। ठीक है, तो उसका मैकेनिज्म हम अभी कवर कर लेते हैं। देखो, जैसे हम एग्जाम्पल से अगर करना चाहें, ये जो कंपाउंड है ये अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है, मुझे इसका रिडक्शन करना है। ठीक है, वाया बर्च रिडक्शन, वही हम पढ़ रहे थे। देखो क्या करना है, जब मैं इसका रिडक्शन करूँगी, सोडियम लिक्विड अमोनिया और प्रोटॉन शोर्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड या फिर अल्कोहल ले लेते हैं। ठीक है, ये हमें यहाँ पर रिएजेंट काम में लेना है। अब देखो, हम जब इसका क्या करेंगे, रिडक्शन जब आप इसका करोगे तो किस तरह से रिडक्शन होगा, मैकेनिज्म हम इसका देख रहे हैं। सबसे पहले देखो क्या होता है, जो बॉन्ड है CO, इसकी पोलैरिटी ज़्यादा है, तो जब आप कोई भी इसे ड्राइविंग फोर्स दोगे, लाइक आपने इसे UV रेडिएशंस दी या फिर आपने इसे हीट दी, तो सबसे पहले जो बॉन्ड ब्रेक होगा वो यही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस बॉन्ड का क्या होने वाला है, यहाँ होमोलाइटिक क्लीवेज। तो जब होमोलाइटिक क्लीवेज होगा तो हमारे पास ये दो रेडिकल्स बनेंगे। ठीक है, अभी दोनों रेडिकल्स बनने के बाद ऑब्वियस है हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन डोनर है वो मैंने यहाँ लिया है सोडियम। ठीक है, सोडियम अगर इलेक्ट्रॉन डोनर है तो हमें अच्छे से पता है कि वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, तो वो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डोनेट कर देगा। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन करेगा पहले भी कंसेप्ट आया है कि जब डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिकल्स हमारे पास हो तो हम उस रेडिकल को इलेक्ट्रॉन देंगे जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा हो, और किसी भी हेटेरोएटम रेडिकल स्पीशीज़ का होना उसे रिएक्टिव बना देता है, तो वो डायमराइज होने की टेंडेंसी रखता है। ठीक है, तो मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है उसे एक्सेप्ट कौन करने वाला है, ऑक्सीजन। तो अपने पास ये स्पीशीज़ आ जाएगी, क्या यही बनेगा अपने पास। अगर मैं इसका रेजोनेंस करवा दूँ आगे तो क्या मेरे पास ये कंडीशन आ जाएगी, ये आएगी ना। अब देखो, ये जो दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं इसमें कार्बन रेडिकल में जो गैप है वो कम है, मतलब जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है वो इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ज़्यादा है और इसमें क्या है, कम है। तो जो मोर प्रीफर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है हमारे लिए वो ये वाली है, मतलब ये वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जो आगे रिएक्शन में क्या करने वाली है, पार्टिसिपेट करने वाली है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, जो भी अपना प्रोटॉन सोर्स है अल्कोहल या अमोनियम क्लोराइड वो आएगा और इसे क्या दे देगा, अपना प्रोटॉन यहाँ पर आकर दे देगा। ठीक है, प्रोटॉन देने के बाद हमारे पास ये स्पीशीज़ आ जाएगी, क्या, सॉरी बॉन्ड तो इधर है, इसने प्रोटॉन ले लिया। ठीक है, यही बनेगा अपने पास, बिल्कुल यही बनेगा। O- एक न्यूक्लियोफिलिक साइट अपने पास है, जैसे आप उसे H+ दोगे तो ये उस H+ को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट उसको कर लेगा। अब हमारे पास जो रेडिकल है उसे आप दूसरा इलेक्ट्रॉन देंगे ताकि ये भी एनाइन बनाए। ठीक है, अब कोई दूसरा सोडियम आपने लिया, जैसे ही आप इसे सोडियम देंगे, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देगा, रेडिकल उसको एक्सेप्ट करके क्या बना लेगा, एनाइन बना लेगा, मतलब हमारे पास ये स्पीशीज़ आ जाएगी। सिंपल, हमें अच्छे से पता है अब क्या होगा, प्रोटॉन डोनेट करना है। और देखो यहाँ ये वाला जो H है वो मोर एसिडिक है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है ना, तो अगर हम बाहर से इसे प्रोटॉन प्रोवाइड करवाना चाहेंगे तो उससे ज़्यादा फास्ट रिएक्शन है इंट्रा। ठीक है ना, इंट्रा मॉलिक्यूलर जो रिएक्शंस होती है उनकी रेट ज़्यादा होती है, क्योंकि ऑब्वियस है एक ही मॉलिक्यूल में अगर उसे वो चीज़ अगर मिल रही है तो बाहर से क्यों करना चाहेगा, तो ये क्या करेगा, इस H को इस ऑक्सीजन से ले लेगा, H ट्रांसफ़र हो जाएगा और हमें ये स्पीशीज़ मिल जाएगी, क्या, बिल्कुल यही मिलने वाली है। ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, अब हमारे पास ये जो स्पीशीज़ है उसे कोई भी प्रोटॉन सोर्स जो भी आप लेंगे
वो इसे क्या दे देगा, प्रोटॉन यहाँ पर दे देगा। आप एल्कोहल लो या फिर अमोनियम क्लोराइड लो, आपने जैसे ही प्रोटॉन दिया आपको ये इनोल मिल जाएगा, ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन हम इसके आगे जो भी हम रिएक्शन का जो मैकेनिज्म प्रोसीड करने वाले हैं उसके लिए क्या होगा, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाना है, टोटोमेरिज्म यहाँ पर हो जाएगी। टोटोमेरिज्म से हमें क्या मिल जाएंगे, कार्बोनिल कंपाउंड्स, मतलब जो अल्फ़ा बीटा बॉन्ड है उसका क्या हो गया है, यहाँ रिडक्शन हो गया है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप मैकेनिज्म बना सकते हैं, ठीक है। तो ये जो स्पीशीज़ है वो हमें यहाँ पर क्या हो जाएगी, हमें मिल जाएगी, समझ रहे हो आप, ठीक है। हमें अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड से सिंपल कार्बोनिल कंपाउंड जनरेट जब करना हो तो हम बर्च रिडक्शन उसका करवा देते हैं और हमें मिलते हैं सिंपल कार्बोनिल कंपाउंड, मतलब जो अल्फ़ा बीटा बॉन्ड है उसका क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है, ठीक है ना। इस तरह से आप मैकेनिज्म कर लेंगे इसका, समझ रहे हो ना। ये है इसका मैकेनिज्म। अब देखो हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे इसी का आगे हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ठीक है ना। एग्ज़ाम्पल से हम इसको आगे करेंगे तो देखेंगे आप किस तरह से आगे मैकेनिज्म होगा। इसके आगे का मैकेनिज्म देखो, जहाँ स्टीरियो अगर हमें गिवन हो तो स्टीरियो कैसे इफ़ेक्ट करता है वो चीज़ हमें यहाँ पर देखनी है, ठीक है ना। देखो अभी जो कंसेप्ट बता रही हूँ आप ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो क्या करना है, ये कोई एग्जाम्पल मैंने लिया अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का, यहाँ मैथिल प्रेजेंट है, ठीक है। मुझे करवाना है बर्च रिडक्शन, तो मैं रिएजेंट क्या ले लूँगी, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। प्रोटॉन सोर्स आप अल्कोहल या अमोनियम क्लोराइड ले सकते हो, ठीक है ना। देखो अमोनियम क्लोराइड और अल्कोहल जब आप लेते हो, ठीक है ना, तो हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल के बेसिस पर हम इनका रिएक्टिविटी बताते हैं कि कौन दोनों का रिडक्शन कर देता है और कौन नहीं कर पाता है, समझ रहे हो ना। तो जो अमोनियम क्लोराइड है वो एक सॉफ्ट रिएजेंट है, इसलिए वो सिर्फ अल्फ़ा बीटा बॉन्ड का ही रिडक्शन कर पाता है, लेकिन अल्कोहल दोनों का कर देता है, मोर रिएक्टिव रहता है वो, ठीक है ना। देखो हमें सिंपल मैकेनिज्म करना है, किस तरह से आप मैकेनिज्म करेंगे इसका। देखो सबसे पहले क्या करना है, ये कंपाउंड है अपना, इसमें यहाँ वेज पर मैथिल प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो जो फर्स्ट स्टेप है, मतलब ये जो पूरा रिएजेंट है, मान लो मैंने पूरा यहाँ लिख दिया है, ठीक है ना, बर्च रिडक्शन का पूरा रिएजेंट मैंने यहाँ लिखा है। तो बर्च रिडक्शन से हमें अच्छे से पता है, अभी इनोल बना था ना, यहाँ मैथिल ले लो ताकि स्टीरियो का कंसेप्ट आपको अच्छे से समझा सकूँ, ठीक है ना। यहाँ मैथिल है। अब देखो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले बर्च रिडक्शन करना है। तो अभी अभी मैंने आपको मैकेनिज्म बताया है कि सबसे पहले ये वाला बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज होता है, यहाँ रेडिकल एनायन बनते हैं जिनमें जो डिस्टेंस होती है वो कम होती है, तो जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है वो मैक्सिमम होता है। तो मैंने इस बॉन्ड का भी होमोलाइटिक क्लीवेज किया और रेडिकल एनायन मैंने बनाया 1,4 पोजीशन पर, समझ रहे हो ना। इसलिए जब आप रिडक्शन करवा देते हो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स का, तो जो हमें लास्ट स्टेप में जो स्पीशीज़ मिलती है वो क्या मिलती है, इनोल। अभी अभी बताया है ना, बताने की ज़रूरत है नहीं, अभी अभी मैकेनिज्म तो किया है हमने, इनोल बना था ना, फिर टोटोमेरिज्म करके मैंने कार्बोनिल जनरेट कर दिया था। ये स्पीशीज़ बनेगी अपने पास, समझ रहे हो ना, ये स्पीशीज़ अपने पास आ जाएगी, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, हमें करना है क्या, रिडक्शन, ठीक है। अब जब आप रिडक्शन करवाओगे तो किस तरह से रिडक्शन होगा कि यहाँ पर तो एच है, डैश पर आने वाली है क्योंकि वेज पर यहाँ पर हिंड्रेंस है, ठीक है।
अब जो आने वाला H है टोटोमेरिज्म के बाद यहाँ पर H आएगा ना, मुझे कार्बोनिल जनरेट करना है टोटोमेरिज्म करवा के, तो यहाँ पर H आ गया, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ वाले H की स्टीरियो बनाऊँगी तो वो कहाँ आने वाला है, वेज पर, समझ रहे हो ना। मैथिल को यहाँ ले लेती हूँ, आपके माइंड में ज़्यादा चीज़ें आएगी वरना। इस तरह से अपना कंपाउंड, ठीक है ना। तो जब मैंने रिडक्शन करवाया यहाँ इस बॉन्ड पर, जब मैंने क्या नेगेटिव आया होगा ना लास्ट में, जब टोटोमेरिज्म मैंने करवाया तो लास्ट में यहाँ मैंने प्रोटॉन दिया, तो प्रोटॉन देने के बाद वो कहाँ आएगा, डैश पर। क्यों? क्योंकि जो मैंने कंपाउंड बनाया वो डेकालीन है। जब दो 6 मेंबर रिंग फ्यूज़ होती है और उनमें अनसेचुरेशन होता है, सॉरी सैचुरेटेड, ठीक है ना, उनमें डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, तो उस कंडीशन में जो स्पीशीज़ बनेगी वो क्या होगी कि उसमें जो स्पीशीज़ बनने वाली है उसे हम कहते हैं डेकालीन। समझ रहे हो ना, डबल बॉन्ड उसमें नहीं होना चाहिए, कॉन्जुगेशन नहीं होना चाहिए, बाईफ्यूज्ड 2 रिंग होनी चाहिए, उसे हम कहते हैं डेकालीन। ट्रांस डेकालीन इज़ मोर स्टेबल देन सिस डेकालीन। इसके पीछे हम थर्मोडायनामिक काइनेटिक कंसेप्ट्स देते हैं, ठीक है ना। तो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि ट्रांस डेकालीन इज स्टेबल, ठीक है। तो यहाँ आने वाला H इसके एंटी आएगा ताकि सिस्टम स्टेबल रहे। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से इस H को माइग्रेट करना है, समझ रहे हो ना। जब ये H टोटोमेरिज्म करके यहाँ आएगा तो आप लोग सोचो कि मुझे उस H को कहाँ रखना चाहिए। उस H को और मिथाइल को मुझे वेज डैश डिसाइड करना है, समझ रहे हो ना, वेज डैश मुझे डिसाइड करना है। तो मैथिल कहाँ आएगा, वेज पर आएगा या डैश पर आएगा, वो चीज़ आपको डिसाइड करनी है। देखो कैसे आप डिसाइड करते हो। 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन के बेसिस पर आपको ये डिसाइड करना है कि जो आने वाला H है, जो आने वाला H है वो कहाँ आएगा। ये तो डैश पर है, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। अब यहाँ एक मैथिल और एक H है, मुझे किसे कहाँ रखना है वो चीज़ हमें देखनी है। तो देखो हाइड्रोजन और मैथिल में से बल्कि कौन है, मैथिल है। तो देखो जब मैं यहाँ पर मैथिल को अगर मैं यहाँ मैथिल को ट्रांस में बना दूँ, अगर मैं मैथिल को वेज पर बना दूँ तो 1,2 ट्रांस की कंडीशन आ गई अपने पास। 1,2 ट्रांस होता है एक्सियल एक्सियल या इक्विटोरियल, समझ रहे हो ना। और मैंने आपको एक बार डेकालीन का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया था, वापस से कर रही हूँ, ध्यान से देखो। ये एक रिंग है, ये इधर वाली रिंग मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दी, जो लेफ़्ट साइड में रिंग है वो मैंने यहाँ बना दी इन चेयर कन्फर्मेशन। अब मुझे नेक्स्ट रिंग बनानी है, समझ रहे हो ना। तो नेक्स्ट रिंग पर मुझे एक तो ये वाला बॉन्ड दिख रहा है, अगर ये वेज है तो क्या रिंग वाला डैश पर आएगा, अगर ये डैश है तो क्या रिंग वाला वेज पर आएगा, बिल्कुल आएगा, यही है ना। इस बॉन्ड की जो स्टीरियो है वो यही है। तो देखो जो 1,2 बॉन्ड है वो एक दूसरे की ट्रांस है, मतलब दोनों एक्सियल एक्सियल या इक्विटोरियल पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे, समझ रहे हो ना। तो मैं देखो इसको इस तरह से लिख लेती हूँ, इस तरह से इस रिंग को मैं R ग्रुप नाम दे देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए। अगर यहाँ मैथिल वेज पर है तो ये रिंग का कार्बन यानी कि जो R ग्रुप है वो डैश पर आएगा। अगर यहाँ H डैश पर है तो रिंग का कार्बन यानी कि जो मैथिल है, सॉरी जो मिथाइलिन है CH2 वो कहाँ आएगा, वेज पर आएगा, समझ रहे हो ना। तो अपने पास ये कंडीशन आ जाएगी। अब देखो अपने पास 2 कंडीशन है, 1,2 ट्रांस बन रहा है क्या, आप चाहे H और Me को देखो या दोनों R को देखो, दोनों का जो स्टीरियो है वो ट्रांस है। और 1,2 ट्रांस क्या होता है, एक्सियल एक्सियल या इक्विटोरियल। और हमें अच्छे से पता है कि इक्विटोरियल वाला जो कन्फर्मेशन है वो मोर प्रिफर्ड होता है, क्योंकि उस कंडीशन में जो डायएक्सियल इंटरेक्शन है वो नहीं होता, ठीक है ना। तो हम जब चेयर कन्फर्मेशन बनाते हैं तो जो बल्कि ग्रुप होते हैं उनको हम ट्राई करते हैं कि हम कहाँ बनाएं, इक्विटोरियल पर बनाएं, समझ रहे हो ना।
तो यहाँ जो R यानी जो रिंग वाला ग्रुप है वो बल्कि है क्या, मैथिल से बड़ा है ना, बड़ा है। तो मैं क्या ट्राई करूँगी कि जो रिंग वाली कार्बन है, जो R ग्रुप है वो इक्वेटोरियल पर आए, ठीक है ना, और जो H और मैथिल है वो दोनों एक्सियल पर आए। समझ रहे हो ना। तो मैंने जो रिंग है उसको तो मैंने बना दिया है इक्वेटोरियल पर, समझ रहे हो ना, इसी तरह से बनेगी। और जो दोनों H और मैथिल है वो भी तो दोनों सिस है, अगर ये दोनों इक्वेटोरियल है तो ये दोनों एक्सियल है। समझ गए होंगे आप मैंने किस तरह से ड्रॉ किया। तो देखो अपने पास ये वाला कन्फर्मेशन आ गया। थर्ड पोजीशन पे अपने पास कार्बोनिल लगा हुआ है, या फिर इनोल फॉर्म बनाती हूँ इसकी मैं। ये इसका इनोल फॉर्म है, समझ रहे हो ना। यहाँ पर ये मैथिल लगा हुआ है, इसे इनोल फॉर्म को हमने इस तरह से ड्रॉ किया है, समझ रहे हो ना। इनोल फॉर्म को मैंने इस तरह से बनाया है, ठीक है। R मैंने रिंग वाले कार्बन को माना है ताकि समझाना इजी रहे। अब देखो, अब मैं क्या करवाऊँगी, यहाँ टोटोमेरिस मुझे करवानी है, ठीक है, टोटोमेरिस में करवा दूँगी। अगर टोटोमेरिस के बाद जो मैथिल है उसे मैं कहाँ भेजूँ, ये चीज़ आप लोग ही बताओगे। मुझे कहाँ भेजना चाहिए इस मैथिल को, एक्सियल पर भेजना चाहिए या फिर इक्वेटोरियल पर भेजना चाहिए। देखो यहाँ एक्सियल पर हाइड्रोजन है, तो अगर मैं मैथिल को कहाँ ले आऊँगी, एक्सियल पर लेके आ जाऊँगी। देखना ध्यान से, अगर जो हमारा मैथिल है, इनकमिंग मैथिल, अगर वो एक्सियल पर आ जाएगा, समझ रहे हो ना, तो एक्सियल पर देखो दूसरा मैथिल और है, समझ रहे हो ना। एक्सियल पर एक और मैथिल है और एक यहाँ पर H है, तो यहाँ पर जो डायएक्सियल इंटरेक्शन है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर देखो बल्किनेस कितनी ज़्यादा है, समझ रहे हो ना। बल्किनेस ज़्यादा है ना, दोनों मिथाइल है। अगर H होते तो थोड़ा कम होता, लेकिन दो मिथाइल है जिनका शेप होता है टेट्राहेड्रल, तो सोचो यहाँ जो स्टेरिक रिपल्शन है वो कितना ज़्यादा है, समझ रहे हो ना। इसलिए जो आने वाला मैथिल है वो इक्वेटोरियल पर नहीं आएगा, कहाँ आएगा, सॉरी एक्सियल पर नहीं आएगा, वो आएगा इक्वेटोरियल पर। और हमें जो कन्फर्मेशन मिलेगा वो ऐसे मिलेगा, मैथिल तो इक्वेटोरियल पर और H एक्सियल पर। समझ रहे हो ना प्रोडक्ट में किस तरह से मैंने ड्रॉ किया है। ये दोनों पॉसिबिलिटी मैंने बनाई है कि प्रोडक्ट की क्या क्या कंडीशन हो सकती है। तो जब इनकमिंग H इक्वेटोरियल पर आता है, क्योंकि यहाँ तो दोनों कंडीशन है, डबल बॉन्ड है ना, तो यहाँ आने वाला ग्रुप वेज डैश दोनों से आ सकता है, तो कहाँ आना प्रेफर्ड करेगा वो हम डिसाइड करेंगे 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन के बेस पर। जब जो H है वो इक्वेटोरियल से अप्रोच करता है, तो जो मैथिल है वो कहाँ चला जाता है, एक्सियल पर। एक्सियल पर जाने की वजह से वहाँ जो 1,3 डायएक्सियल रिपल्शन है वो बहुत ज़्यादा होता है, और उस वजह से जो अपना कंपाउंड है वो स्टेबल नहीं रहता है, उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। इसलिए जो डोमिनेटिंग प्रोडक्ट है वो क्या बनता है, ये वाला बनता है, समझ रहे हो ना। अगर मैं इसे साइक्लोहेक्सेन की फॉर्म में बनाना चाहूँ तो कैसे बनाऊँगी, चेयर कन्फर्मेशन हटा रही हूँ, है ना। अगर मैं इसे सिंपली बनाना चाहूँ तो किस तरह से बनेगा, देखो यहाँ मैथिल और H ये तो एक दूसरे के ट्रांस थे, अभी भी ट्रांस ही है। यहाँ कार्बोनिल आ गया, अब मुझे मैथिल और H का स्टीरियो जनरेट करना है। तो मैंने ये कहा कि जो H और जो मैथिल है वो एक दूसरे के ट्रांस है। देखो H तो है एक्सियल और मैथिल है इक्वेटोरियल, तो जब एक्सियल इक्वेटोरियल कन्फर्मेशन हो तो वो होता है सिस, पता है ना। ये जब एक्सियल इक्वेटोरियल, क्योंकि 1,2 सिस क्या होता है, 1,2 सिस होता है एक्सियल इक्वेटोरियल या इक्वेटोरियल एक्सियल, ये होता है ना। और जो मैथिल और H है, अगर ये एक्सियल है और मैथिल इक्वेटोरियल है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या है, सिस है, तभी ये कन्फर्मेशन आएगा। तो अगर H डैश पर है तो मैथिल भी कहाँ आना चाहिए, डैश पर आना चाहिए,
तभी हमारे पास जो स्टेबल कन्फर्मेशन है ये वाला वो हमें मिलेगा। समझ गए क्या आप? एग्ज़ाम्पल बहुत इम्पोर्टेंट है, जहाँ हमें मेजर प्रोडक्ट को डिसाइड करना है कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर यहाँ पर बनना चाहिए। तो जो सेलेक्टिविटी है वो हम किस बेसिस पर देखेंगे? 1,3 डाईएक्सियल रिपल्शन के बेस पर हम डिसाइड करेंगे कि जो बनने वाला कंपाउंड है वो कब स्टेबल होगा। तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया है, सबसे पहले जो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल था उसका मैंने किया है बर्च रिडक्शन। ठीक है, बर्च रिडक्शन के बाद हमने अभी मैकेनिज्म किया था, हमें इनोल फॉर्म मिलती है। ठीक है, इनोल हमें मिल गया। अब हमें इसका टोटोमराइजेशन करवाना है, लेकिन टोटोमराइजेशन करवाने के बाद यहाँ जब ऑलरेडी एक ग्रुप प्रेजेंट है तो अब आने वाले H के लिए हमें स्टीरियो देखना पड़ेगा कि वो कहाँ से आए कि सिस्टम को स्टेबिलिटी मिले। ठीक है, तो जो मैंने कन्फर्मेशन लिया है वो डेकालीन का है। ठीक है, डेकालीन है तो अगर मैथिल यहाँ वेज पर है तो H डैश पर आने वाला है, क्योंकि ट्रांस डेकालीन स्टेबल होता है किससे? सिस डेकालीन से। ठीक है ना, तो हमने मोर स्टेबल कन्फर्मेशन को ध्यान में रखते हुए जब यहाँ रेडिकल एनायन बनते हैं तो यहाँ भी H और यहाँ भी H आता है ना, तो यहाँ जो H आता है वो इसके ऑपोजिट आता है ताकि ट्रांस डेकालीन बने और सिस्टम स्टेबल बने। समझ गए ना? अब हमें टोटोमराइजेशन करवाना है। ठीक है, तो टोटोमराइजेशन करवाने के लिए इस तरह से लिख देते हैं कि हमें नहीं पता है इनका स्टीरियो क्या है। ठीक है, अब देखो क्या करना है, टोटोमराइजेशन करवाने के लिए हमें इनका स्टीरियो आइडेंटिफाई करना है। यहाँ मैंने इस तरह से अगर बनाया है, मतलब स्टीरियो इनकी अभी हमें पता नहीं है, कैसे पता करना है वो मैंने आगे बताया है। ठीक है ना, तो हमें स्टीरियो कंफर्म करने के लिए मैंने जो ये वाला ग्रुप है और जो ये वाला ग्रुप है उसको मैंने R ग्रुप मान लिया है। ठीक है ना, R मैंने मान लिया। फिर मैंने आपको बताया कि अगर मैं एक चेयर को ड्रॉ करूं तो मैंने एक चेयर बना दी, इधर उसके इनोल बना दिया और यहाँ उसके मैथिल लगा हुआ, बन गई एक चेयर। अब मैंने क्या देखा कि जो दोनों एल्किल है, जो दोनों रिंग के कार्बन है वो एक दूसरे के ट्रांस पर है और 1,2 ट्रांस हमें पता है एक्सियल एक्सियल या इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल होता है। और जो R ग्रुप है यानी जो रिंग का कार्बन है वो इस मैथिल से बल्कि है, बड़ा है, इसलिए जो बल्कि ग्रुप है वो इक्वेटोरियल पर आता है। तो मैंने दोनों जो रिंग के कार्बन है उनको इक्वेटोरियल पर रखा है। समझ रहे होंगे आप क्या कर रहे हैं हम? ठीक है ना, तो अगर ये इक्वेटोरियल है तो H एक्सियल आएगा, यहाँ ये इक्वेटोरियल है तो मैथिल एक्सियल पर आएगा, ये चीज़ होने वाली है। अब हमें करवाना है टोटोमराइजेशन। तो जब टोटोमराइजेशन आप करवाते हो तो हमारे पास प्रोडक्ट की 2 कंडीशन हमें मिलती है कि जो आने वाला H है वो या तो एक्सियल से आए या फिर इक्वेटोरियल से आए। यहाँ एक्सियल से आ रहा है और यहाँ इक्वेटोरियल से आ रहा है। तो जब इक्वेटोरियल से आने वाला H अप्रोच करता है तो हम क्या देखते हैं कि जो मिथाइल है वो एक्सियल पे जाएगा। ऑब्वियस है, H इक्वेटोरियल पर आ रहा है तो मिथाइल को कहाँ जाना पड़ेगा? एक्सियल पर जाना पड़ेगा ना। और जब मिथाइल एक्सियल पर होता है तो वहाँ ऑलरेडी मिथाइल प्रेजेंट होता है जिसकी शेप टेट्राहेड्रल है। तो जो 1,3 डाईएक्सियल इंटरेक्शन से रिपल्शन क्रिएट होता है वो बहुत ज़्यादा इस कंडीशन में यहाँ पर होगा, जो इस सिस्टम को बहुत बहुत क्या कर देगा, उसकी स्टेबिलिटी को बहुत कम कर देगा। तो जो ये वाला प्रोडक्ट है वो यहाँ डोमिनेटिंग प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है ना, इसलिए हम जो सेकंड वाला प्रोडक्ट है जिसमें H एक्सियल से अप्रोच कर रहा है वो यहाँ डोमिनेटिंग प्रोडक्ट होगा, क्योंकि यहाँ डाईएक्सियल इंटरेक्शन का मान इसकी तुलना में कम रहेगा। समझ रहे हो ना? फिर हमने इस चेयर कन्फर्मेशन को साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट किया और मैंने आपको ये बताया कि अगर H एक्सियल और मिथाइल इक्वेटोरियल है तो ये दोनों एक्सियल इक्वेटोरियल रूल को फॉलो कर रहे हैं। और जब एक्सियल इक्वेटोरियल कन्फर्मेशन होता है तो मतलब दोनों एक दूसरे के सिस में हैं, क्योंकि 1,2 सिस ही एक्सियल इक्वेटोरियल या फिर इक्वेटोरियल एक्सियल होते हैं। ठीक है ना, इसलिए अगर अपना H डैश पर था तो मिथाइल भी डैश पर ही आएगा, तभी ये वाला कन्फर्मेशन बनेगा ना। तो ये आपका जो एग्ज़ाम्पल है बर्च रिडक्शन के लिए वो इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अब आप देख लो इसको अच्छे से, कितना शानदार एग्ज़ाम्पल है ना। अब देखो एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं, वो भी अच्छा है।
ये आपने कर लिया, मतलब देख लिया ना अच्छे से किस तरह से हो रहा है। ये जो है हमारा एग्ज़ाम्पल कंप्लीट है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, दूसरा एग्ज़ाम्पल लेते हैं। इसी पर बेस्ड है वो एग्ज़ाम्पल, बस यहाँ मैथिल की जगह हम क्या लेंगे, एच लेंगे। समझ रहे हो ना, इस मैथिल की जगह में एच को ले रही हूँ। अगर यहाँ पर एच हो तो प्रोडक्ट किस तरह से हम बनाएंगे वो हमें देखना है, पूरा ही मिटाना पड़ेगा। देखो, जब यहाँ टोटोमराइजेशन होगा तो हमारे पास, यहीं बना देती हूँ, ये रिएजेंट हमें गिवन है। इस रिएजेंट के साथ हमें दूसरा भी एक रिएजेंट गिवन है, एक हमारे पास सबस्ट्रेट है, ठीक है। हमें रिएक्शन करवानी है। देखो किस तरह से क्या होना है यहाँ। अब देखो यहाँ टोटोमराइजेशन हो गया, टोटोमराइजेशन से यहाँ नेगेटिव आएगा, यही चीज़ तो होती है। बना दो। हमारे पास ये चीज़ बन गई, ठीक है ना। इस H को मैंने शिफ्ट नहीं किया है। हमारे पास अमोनियम क्लोराइड है, कोई भी है वो उस H को ले सकता है ना, और वापस से H आ भी सकता है। तो यहाँ ये वाला जो स्टेप होता है, इसीलिए ये कंसर्टेड स्टेप होता है। ये अगर मैं एनाइन बनाती हूँ तो हमारे माइंड में कितनी चीज़ें आती है कि यहाँ प्रोटॉन था फिर भी यहाँ नहीं गया, या फिर एसिडिक मीडियम है फिर भी प्रोटॉन नहीं आया। तो हम क्या करते हैं, यहाँ ये स्टेप नहीं लेंगे और इसी कंसर्टेड स्टेप में रिएक्शन हम करवा देंगे। किस तरह से, देखो जैसे ही यहाँ नेगेटिव आएगा, ठीक है, वो नेगेटिव कहाँ टेक करेगा, यहाँ, और यहाँ से Cl को जो लिविंग ग्रुप है उसको भगा देगा। अब देखो हमारे पास क्या बनने वाला है, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड O, यहाँ पर ये वेज पर H और यहाँ पर डैश पर H, यही बनने वाला है अपने पास। अब हमारे पास यहाँ एक तो ये वाला ग्रुप आ गया और एक आ गया मैथिल, समझ रहे हो ना। तो हमें अच्छे से पता है बल्कि ग्रुप कहाँ जाता है, इक्वेटोरियल पर जाता है, ठीक है ना। और ये वाला क्या है, एक्सियल है। मतलब मुझे क्या बना देना चाहिए था, यहाँ मुझे इस तरह से प्रोडक्ट बनाना चाहिए था, यहाँ आना चाहिए मैथिल। अब देखो 1 to 6 हो गया। 1 to 6 क्या होता है, एक्सियल इक्वेटोरियल की। अगर ये एक्सियल है, ऑब्वियस है ट्रांसडेकलिन ही बनाया है अभी भी, बल्कि ग्रुप ये दोनों इक्वेटोरियल पे जाएंगे, दोनों H एक्सियल पर आएंगे। मतलब ये कन्फर्मेशन इस तरह से ही तो होगा ना। जो रिंग के कार्बन है वो तो इक्वेटोरियल पर ही जाएंगे क्योंकि वो बल्कि है, और दोनों H कहाँ आएंगी, एक्सियल पर, ठीक है। तो जब यहाँ पर ये दोनों ग्रुप आएंगे तो जो अपना एलाइलिक जो कंडीशन है अपनी, ठीक है, वो कहाँ पर आने वाली है, वो आएगी इसके ऑपोजिट, ठीक है ना। अगर ये कहाँ है, एक्सियल है, तो वो इक्वेटोरियल पर आएगा, यानी कि यहाँ आएगा। समझ रहे हो ना। उसको R नाम दे देते हैं, इस ग्रुप को R बोल रही हूँ मैं, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, मिथाइल। या फिर हम ये भी तो बना सकते हैं, ये दोनों H एक्सियल पर है, ठीक है, और जो अपना R है वो कहाँ आ जाए, एक्सियल पर आ जाए, और ये है अपना मैथिल इक्वेटोरियल पर। तो देखो यहाँ जो दोनों ही प्रोडक्ट हैं उनकी स्टेबिलिटी में इतना कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। डायएक्सियल इंटरेक्शन अगर देखेंगे ना तो इस कंडीशन में थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा, बाकी है तो यहाँ H ही, तो इतना ज़्यादा डायएक्सियल इंटरेक्शन यहाँ पर नहीं होता है। तो जो प्रोडक्ट है उन दोनों की इंटेंसिटी है वो ऑलमोस्ट सेम रहती है, ठीक है ना। प्रोडक्ट की अगर स्टेबिलिटी अगर हम मेजरली एक मेजर स्केल पर अगर हम चेक करेंगे ना, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ये वाला मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर हम जनरल वे में बात करें तो यहाँ जो डायएक्सियल इंटरेक्शन होने वाला है उसके लिए सिर्फ H प्रेजेंट है, और जब H ही प्रेजेंट हो तो इतना इफेक्टिव डायएक्सियल इंटरेक्शन नहीं होता है, तो दोनों की जो टेंडेंसी है वो ऑलमोस्ट सेम रहेगी, ठीक है ना। तो ये वाला प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा मतलब ऑलमोस्ट दोनों,
हम लेके चलेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ कोई सब्स्टिट्यूएंट होता, लाइक अभी हमने जो एग्ज़ाम्पल लिया था उसमें यहाँ मिथाइल था ना, वैसे ही अगर यहाँ पर मिथाइल हो, इस तरह से अगर यहाँ पर मिथाइल होता, ठीक है ना। अब हमारे पास दोनों ऑप्शन नहीं है, अब हमारे पास सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनेगा मेजर, जो कि ये वाला है, जिसमें जो एलाइलिक है, जिसमें जो ये वाला कार्बन है वो कहाँ जाएगा, इक्वेटोरियल पर जाएगा। समझ रहे हो ना आप, वहाँ ये वाला प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं बनेगा, इसकी बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि डायज़ल इंटरेक्शन यहाँ बहुत ज़्यादा हो जाएगा। समझ रहे हो ना। कब आपको क्या प्रोडक्ट बनाना है, तो इस तरह से आप ये वाला एग्ज़ाम्पल भी कर लेंगे। ये इम्पोर्टेंट है ना, आने वाला ग्रुप कहाँ आएगा, कब हमें क्या कंसेप्ट लगाना है, वो सब चीज़ें हमें आनी चाहिए। यही होगा। अब देखो, ये आपका बर्च रिडक्शन और उससे रिलेटेड कुछ एग्ज़ाम्पल थे। अब देखो, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ नेक्स्ट, हमने जो LiAlH4 और NaBH4 से जो हमने रिडक्शन करवाया था, उसी को मैं एक बार थोड़ा सा रिपीट कर रही हूँ। वहाँ एक और चीज़ आपको बतानी है, अभी हम देखते हैं उसको, ये आप अच्छे से देख लो। देखो, जो अपना LiAlH4 और NaBH4 से रिडक्शन हम करवा रहे थे, उसमें एक कंसेप्ट है जो आपको मैंने नहीं बताया, वो मैं आपको अभी बता देती हूँ। देखो, NaBH4 हमें अच्छे से पता है, NaBH4 जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो रिडक्शन करता है कार्बोनिल का, हमें बहुत अच्छे से पता है ये चीज़। और कार्बोनिल में हमें ये भी अच्छे से पता है कि जो CHO है उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है एज़ कंपेयर टू कार्बोनिल। कीटोन की तुलना में एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, पता है हमें क्यों होते हैं रिएक्टिव। मुझे लग रहा है किसी को ये डाउट आ सकता है ना, वैसे कॉमन ही है चीज़ तो, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे ये कीटोन है और ये एल्डिहाइड है, ठीक है। रिएक्टिविटी कब ज़्यादा होगी, जब कार्बोनिल कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो। जब यहाँ पॉजिटिव ज़्यादा से ज़्यादा आएगा तभी तो आने वाला कोई भी न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर पाएगा। कार्बोनिल्स की जो नेचर होती है वो इलेक्ट्रोफिलिक ही तो होती है। इनकी इनोल फॉर्म या इनोलेट फॉर्म जब तक आप जनरेट नहीं करोगे, जो कार्बोनिल है वो एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं करते। तो यहाँ जो इलेक्ट्रोफिलिक साइट है वो कार्बन है, समझ रहे हो ना। तो जितना ज़्यादा यहाँ पॉजिटिव आएगा, आने वाला न्यूक्लियोफाइल उतनी ही आसानी से यहाँ अटैक कर पाएगा, समझ रहे हो ना। तो देखो, यहाँ इन दोनों का लगता है +I, मतलब यहाँ दो डोनेटिंग ग्रुप हैं, तो यहाँ जो पॉजिटिव आएगा उसको कम कर देंगे, क्योंकि जितना पॉजिटिव यहाँ से जनरेट होगा ये उसको न्यूट्रल करते जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए ज़्यादा रिएक्टिव कौन होते हैं, एल्डिहाइड होते हैं। समझ गए होंगे आप एल्डिहाइड रिएक्टिव क्यों है। तो जब हम NaBH4 से रिडक्शन करवाएंगे कार्बोनिल का, तो जो NaBH4 है वो मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड का रिडक्शन पहले करता है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम NaBH4 को सीरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन के साथ ले, अगर हम NaBH4 को सीरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन के साथ लेते हैं, तो इस कंडीशन में जब ये रिडक्शन करता है तो ये किसका करता है, अब ये रिडक्शन करता है कीटोन का। ये मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड को रिड्यूस नहीं कर पाता है। क्यों होता है ऐसा, कि जब हम सीरियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन लेते हैं वो हम एसिडिक मीडियम में लेते हैं, है ना। एसिडिक मीडियम में सॉल्यूशन है, इसको हमने NaBH4 के साथ ऐड कर दिया। अब क्या होता है कि जो सीरियम क्लोराइड है वो क्या करता है कि जो मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड है उसको हाइड्रेट फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, मतलब इस तरह से इसको कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। अब जैसे ये अपने हाइड्रेट फॉर्म में चला गया, एक तरह से इसका प्रोटेक्शन हो गया ना, जो कार्बोनिल था उसका प्रोटेक्शन सीरियम ने कर दिया, ठीक है ना। तो इस प्रोटेक्शन के बाद
क्या होता है कि जो NaBH4 है वो इस एल्डिहाइड पर रिएक्शन नहीं कर पाता, क्योंकि अब एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी कम हो गई, अब वो एल्डिहाइड ही नहीं है, क्योंकि अब वो अपनी हाइड्रेट फॉर्म में प्रेजेंट है, तो उसकी रिएक्टिविटी अब क्या हो गई है, कम हो गई है। समझ रहे हो ना, रिएक्टिविटी इसकी क्या हो गई है, कम। सीरियम क्लोराइड जो एल्डिहाइड है, जो मोर रिएक्टिव है, ऑब्वियस है जो मोर रिएक्टिव होगा उस पर पहले रिएक्शन होगी, तो जो हाइड्रेट फॉर्म है जिसका यहाँ जलयोजन होना है वो किसका होना है, पहले एल्डिहाइड का होगा। तो जब एल्डिहाइड से सीरियम क्लोराइड एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करता है तो वो उसको हाइड्रेट फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। हाइड्रेट फॉर्म में जाने के बाद एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी कम हो जाती है, तो अब जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो रिडक्शन किसका कर पाता है, जो लेस रिएक्टिव कार्बोनिल है यानी जो कीटोन है उसका रिडक्शन कर पाता है। ठीक है ना, तो ये जो रिएजेंट है वो करता है कीटोन का इंस्टेड ऑफ एल्डिहाइड। अगर किसी रिएक्टेंट में एल्डिहाइड और कीटोन दोनों प्रेजेंट हैं तो ये जो रिएजेंट है ये पहले कीटोन का करता है, क्योंकि जो मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड है वो इस रिएजेंट की वजह से अपनी हाइड्रेट फॉर्म में चला जाता है। समझ गए ना। ऐसे ही कीटोन जो है वो लेस रिएक्टिव होता है, तो मैं ये कह सकती हूँ ना कि जो ये रिएजेंट है ये लेस रिएक्टिव कार्बोनिल का रिडक्शन करता है। मतलब अगर मेरे पास दो कार्बोनिल हो, एक तो हो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल और एक हो सिंपल कार्बोनिल, और मुझे इन दोनों की रिएक्टिविटी चेक करनी हो, तो दोनों में से रिएक्टिव कौन है हमें बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ जो मैथिल है उनका तो सिर्फ +I ही लगेगा, लेकिन इसका +R लगेगा, रेजोनेंस होगा ना। तो रेजोनेंस की वजह से इसकी जो रिएक्टिविटी है, इसका जो पॉजिटिव है वो बहुत कम आएगा इसकी तुलना में। ठीक है ना, तो पॉजिटिव जितना कम आएगा न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने की टेंडेंसी उतनी ही कम होगी। सही कह रहे हैं ना, जहाँ पॉजिटिव, जहाँ इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा होगी वहीं न्यूक्लियोफाइल आसानी से आएगा ना, तभी उसकी रिएक्टिविटी बढ़ेगी। तो मैं ये कह सकती हूँ क्या कि जो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं उन कार्बोनिल से या उन कीटोन से जिनमें अनसैचुरेशन नहीं होता, जिनमें अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेशन नहीं होता। तो इस कंडीशन में जब आप इस रिएजेंट से रिडक्शन करवाओगे तो ये लेस रिएक्टिव का करता है ना, मतलब ये अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड का रिडक्शन करना प्रीफर करेगा, क्योंकि यहाँ ये वाला लेस रिएक्टिव है। ये दोनों चीज़ आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है कि जो NaBH4 है अगर हम उसे सिंपली ले तो हमें अच्छे से पता है कि कार्बोनिल एल्डिहाइड और कीटोन में से जो एल्डिहाइड है उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो उसका रिडक्शन ये पहले करता है। लेकिन अगर मैं क्या ले लूँ, अगर मैं सीरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ले लूँ तो जो सीरियम क्लोराइड है वो मोर रिएक्टिव ग्रुप को, या अगर एल्डिहाइड की बात करूँ तो एल्डिहाइड को हाइड्रेट फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, और हाइड्रेट फॉर्म में जाने के बाद उस एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी कम हो जाती है। ठीक है, ये तो हुआ ना। अब जब एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ही कम हो गई तो रिएजेंट वहाँ रिएक्शन कैसे करेगा, तो अब जो रिएक्शन होगी वो कीटोन पर होगी, लेस रिएक्टिव पर होगी। ऐसे अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड को जब सिंपल कार्बोनिल से मैंने कंपेयर किया तो जो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल है वो लेस रिएक्टिव होते हैं ड्यू टू रेजोनेंस विथ अल्फ़ा बीटा बॉन्ड। तो जिसकी रिएक्टिविटी कम है उसी के तो रिएक्शन देता है ये। ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा को प्रेफर करेगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं कुछ एग्जांपल ले रही हूँ जहाँ हमें बस ये देखना है कि ये रिएजेंट किसका रिडक्शन करेगा। ठीक है ना, देखो ये एग्जांपल लेते हैं हम फर्स्ट। COCH3 है यहाँ, ठीक है, और ये अपने पास है अल्फ़ा बीटा, लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि पूरा मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब हमारे पास दो तरह की कार्बोनिल है यहाँ, समझ रहे हो ना, एक तो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड और एक सिंपल कीटोन। तो जो अल्फ़ा बीटा है ये हमें पता है कि लेस रिएक्टिव होता है। तो जैसे ही आप NaBH4 के साथ सीरियम क्लोराइड ले लोगे, ठीक है ना,
तो ये क्या कर देगा कि जो कीटोन है उसको हाइड्रेट कर देगा, क्योंकि यहाँ उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, ठीक है ना। अब वो तो हाइड्रेट फॉर्म में चला गया, तो रिडक्शन किसका होगा, इसका होगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल का होगा, इस कार्बोनिल का होगा, ठीक है ना। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो ये बन जाएगा क्या, COCH3 और यहाँ में मिल गया OH, हो गया इसका रिडक्शन। समझ गए होंगे आप कि जो NaBH4 सीरियम क्लोराइड के साथ जब लिया जाता है तो ये लेस रिएक्टिव कार्बोनिल का रिडक्शन करता है, तो लेस रिएक्टिव अल्फा बीटा वाला है, इसलिए इसने उसका क्या कर दिया है, रिडक्शन कर दिया है। समझ गए होंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं एल्डिहाइड और कीटोन का। देखो यहाँ पर एल्डिहाइड है और यहाँ पर कीटोन है, ठीक है ना। ये हमारे पास कोई कंपाउंड है, हमें रिएजेंट गिवन है NaBH4 विद सीरियम क्लोराइड इन एक्वस सॉल्यूशन और फिर है हाइड्रोलाइसिस। समझ रहे हो ना, हमें प्रोडक्ट बनाना है। हमें तो अच्छे से पता है कि जो रिएजेंट है वो लेस रिएक्टिव का करता है, लेस रिएक्टिव कार्बोनिल है तो इसका कर देगा। प्रोडक्ट का आइडिया आपको लग रहा होगा ना, प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। प्रोडक्ट हमें ये मिल जाएगा ना कि जो एल्डिहाइड है उसका तो रिडक्शन होगा नहीं, क्योंकि वो तो हाइड्रेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा ना, और जो कीटोन है उसका रिडक्शन यहाँ पर हो जाएगा। अब मैकेनिज्म देखो, मैकेनिज्म कैसे होगा इसका। ये कंपाउंड है हमारे पास, ये यहाँ पर एल्डिहाइड है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो सीरियम क्लोराइड है एक्वस मीडियम में, वो क्या करेगा, जो मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड है उसको हाइड्रेट फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। मतलब ये क्या बना देगा, इस तरह से बना देगा ना, यही बनेगा। अब जो एल्डिहाइड था उसकी रिएक्टिविटी तो कम हो गई है, अब क्या होगा, NaBH4 आएगा और इसका रिडक्शन कर देगा किसमें, अल्कोहल में। समझ गए ना। अगर कीटोन का कर रहा है तो हमें अच्छे से पता है कीटोन की रिडक्शन से क्या बनता है, 2 डिग्री अल्कोहल बनता है, जो हमें यहाँ पर मिल जाएगा। हाइड्रोलाइसिस है, मतलब इसका भी क्या हो जाएगा, डी प्रोटेक्शन, ये वापस से कन्वर्ट हो जाएगा ना एल्डिहाइड में। समझ रहे हो ना। तो इस तरह से आप ये भी कर लेंगे, समझ गए होंगे आप, ठीक है ना। देखो अगर आपके माइंड में आई थिंक यहाँ से एक डाउट ये आ सकता है कि जब ये हाइड्रेट फॉर्म में जाता है तो दोनों OH तो स्टेबल ही नहीं होते एक कार्बन पर, तो यहाँ कैसे है, ठीक है ना। तो यहाँ हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास सीरियम भी है, तो सीरियम के साथ हाइड्रेट होते हैं, सीरियम के साथ हाइड्रेट फॉर्म में यहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं इस तरह से, ठीक है ना। तो सीरियम इनको बाउंड करके रखता है, इसलिए ये इनका जो रिएक्टिविटी है वो कम हो जाता है। समझ रहे हो ना। हाइड्रेट फॉर्म बोल रही हूँ इसलिए मैंने दोनों को OH के फॉर्म में लिखा है। समझ गए। ये था अपना NaBH4 का स्पेसिफिक कैरेक्टर जो अपना रह गया था। अब देखो जब हमारे पास क्या हो, कोई किरेल कंपाउंड हो, जब हमारे पास कोई कायरल कंपाउंड हो और हमें रिडक्शन करना हो कार्बोनिल का, क्या कहना चाह रही हूँ देखो आप, जैसे मेरे पास ये कोई कंपाउंड है, ये मेरे पास कोई कंपाउंड है, ठीक है ना। इसको R2, R3, R1, R2 कुछ भी दे दो, अलग अलग ग्रुप है तीनों, तभी किरेल होगा ये, ठीक है। जब तीनों डिफरेंट होंगे तभी तो किरेल होगा, तो ये वाला किरेल है। तो ये जो हमारे पास कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, किरेल सेंटर है ना। अब देखो मुझे यहाँ न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन करवाना है, न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन मुझे यहाँ पर करवानी है। तो देखो मेरे पास ये जो बॉन्ड है
ये जो मेरे पास बॉन्ड है पाई बॉन्ड है, समझ रहे हो ना, ये बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड है, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। पाई बॉन्ड को मैंने इस तरह से शो किया है, ठीक है ना। अब मुझे करवाना है अटैक किसका, कोई भी कंपाउंड होगा तो उसमें कोई इलेक्ट्रोफिलिक और कोई न्यूक्लियोफिलिक साइट होगी। जैसे HCl होगा तो इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है ना, ऐसे दोनों साइट होगी अपने पास। अब हमें करवाना है अटैक, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा क्योंकि हमें पता है कार्बोनिल की जो नेचर है वो इलेक्ट्रोफिलिक होती है, ठीक है ना। तो अब हमें क्या डिसाइड करना है, देखो सबसे पहले ये कार्बोनिल कैसे रखा हुआ है वो देखो। जब कार्बोनिल हमें इस तरह से गिवन हो, जब कार्बोनिल हमें इस तरह से गिवन हो, मतलब वो कार्बोनिल ऐसे रखा हुआ है, समझ रहे हो ना। जब कार्बोनिल ऐसे गिवन हो मतलब वो ऐसे रखा हुआ है, हमें इसकी लोब देखनी है। यहाँ पाई बॉन्ड बन रहा है, एक लोब तो आगे की तरफ होगी और एक लोब पीछे की तरफ होगी, समझ रहे हो ना। अगर मुझे इस तरह से दिया हुआ रहता, मतलब ये इस तरह से बना हुआ है, देखने का नज़रिया है इनको, ठीक है ना। अब यहाँ जो लोब बनेगी वो एक तो राइट होगी और एक लेफ़्ट होगी, समझ रहे हो। अगर मुझे यही कंपाउंड ऐसे दिया हुआ रहता तो मुझे अच्छे से पता है कि एक ग्रुप तो इधर है, ठीक है, एक तो टुवार्ड्स द व्यूअर है, एक अवे फ्रॉम द व्यूअर है। तो यहाँ भी जो लोब होगी वो एक लेफ़्ट होगी और एक राइट होगी। ये इनका रिप्रेजेंटेशन और अपना देखने का व्यू है, ठीक है ना। तो जब इस तरह से कार्बोनिल प्रेजेंट हो तो उनका जो कन्फर्मेशन है, मतलब वो किस तरह से प्रेजेंट होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं इस तरह से, मतलब ये कार्बोनिल ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ जो लोब होगी वो एक तो होगी फ्रंट और एक होगी बैक। मतलब कहने का क्या है कि अगर ये कार्बोनिल ऐसे रखा हुआ है तो मैं ये कहूँगी कि जो ये वाली लोब है वो तो क्या है, फ्रंट, और ये वाली है बैक। ये फ्रंट है और ये वाली बैक है, ठीक है ना। तो ये कन्फर्मेशन इनके बेसिस पे हम देखते हैं, हमें तो इससे मतलब है फ्रंट और बैक है, ठीक है, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल है वो इस तरह से रखा हुआ है, पाई बॉन्ड है वो इस तरह से बन रखा है, ठीक है ना। अब देखो मुझे न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना है तो मेरे पास दो पॉसिबिलिटी हैं, ठीक है, कि या तो बैक साइड से आए या ये फ्रंट साइड से आए, ये दो पॉसिबिलिटी है अपने पास, समझ रहे हो ना। तो देखो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं कि अगर जो R2 है वो एक बल्की ग्रुप है, ठीक है ना, अगर R2 एक बल्की ग्रुप है, अगर R2 एक बल्की ग्रुप है, ठीक है ना, तो जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल है वो वेज से नहीं आएगा ना, डेज से आएगा। अगर ये जो R है वो बल्की हो, R2 अगर बल्की हो तो जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो डेज से आएगा, क्योंकि R2 को मैं बल्की मान रही हूँ, समझ रहे हो ना। मुझे अभी पता नहीं है कौन बल्की है कौन नहीं है, तो मैं यही बताना चाह रही हूँ कि मेरे पास दोनों पॉसिबिलिटी है। अगर ये बल्की होता तब तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो डैश से आएगा और इस ऑक्सीजन के साथ इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा, ठीक है। और अगर ये बल्की नहीं है बल्कि डैश वाला है, अगर R डैश बल्कि हो तो मेरे पास R1 अगर बल्कि हो तो मेरे पास ये कंडीशन आएगी क्या, अब जो न्यूक्लियोफाइल है वो वेज से आएगा, समझ रहे हो क्या, कि जब हमारे पास कोई कायरल सेंटर वाला कोई ग्रुप हमारे पास प्रेजेंट हो, जब हमारे पास किरेल कंपाउंड हो, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो हमें क्या मिलते हैं, आप लोग दिमाग लगा लो थोड़ा सा कि ये जो दोनों कंपाउंड हैं, देखो अभी मुझे पता नहीं है कौन बल्कि है, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि मेरे पास दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, आने वाला न्यूक्लियोफाइल वेज से भी आ सकता है और डैश से भी आ सकता है, ठीक है ना। तो अगर मैं इन दोनों में आपको रिलेशन पूछूँ तो ये दोनों आपस में क्या है,
क्या बताओगे आप कि इसकी स्टीरियो मान लो SI थी, मान रहे हैं कि SI है क्योंकि हमें तो पता ही नहीं कौन क्या है, तो मानना है कि SI। तो यहाँ भी ऐसी है क्योंकि सारे ग्रुप वैसे कि वैसे ही है, ठीक है ना, और ये भी ऐसी है। लेकिन जो ये वाला किरेल सेंटर है इसकी स्टीरियो तो डिफरेंट होगी ना, क्योंकि यहाँ न्यूक्लियोफाइल डैश पर है, यहाँ न्यूक्लियोफाइल वेज पर है। तो अगर इसका R आएगा, लेट मैं मान रही हूँ क्योंकि मुझे ग्रुप का आइडिया नहीं है क्या है, अगर इसका R आएगा तो इसका कन्फर्म है क्या आने वाला है, S आने वाला है। क्योंकि अगर मान लो, मानना है, ये एक रैंडम एग्जाम्पल है तो हम सिर्फ मान रहे हैं, ठीक है। मैंने क्या मान लिया कि 1 नंबर इसको दूंगी, 2 इसको दूंगी, 3 इसको दूंगी और 4 इसको दूंगी। माना है मैंने, ठीक है ना। तो क्या होगा, जब आप रोटेशन करवाओगे क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, फोर्थ ग्रुप डैश पर है, आंसर चेंज नहीं करना है, मतलब ये R आएगा, ठीक है। फिर से मानना ही है, अगर मैंने 1 नंबर दिया है इसको मतलब प्रायोरिटी इसकी ज़्यादा रही होगी, 1 2 3 और 4। यहाँ देखो फोर्थ ग्रुप डैश पर आ गया तो डैश हो जाएगा ना। इस तरह से मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जो कंपाउंड है वो एक दूसरे की क्या है, पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर। क्योंकि अगर ये दोनों एनेंशियोमर होते तो R का S हुआ, वैसे S का R हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। स्टीरियो सिर्फ एक कार्डियल सेंटर पर चेंज हुई है, तो ऐसे कंपाउंड डायस्टीरियोमर कहलाते हैं जिसमें किसी एक कार्डियल सेंटर पर स्टीरियो सेम हो, जिसमें कम से कम एक कार्डियल सेंटर पर स्टीरियो सेम अगर हमें कहीं मिल रही है तो वो दोनों कंपाउंड आपस में पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर कहलाते हैं, ठीक है ना। मतलब सारे जो स्टीरियो सेंटर है, सारे जो कार्डियल सेंटर है, उनका हमें ऑपोजिट स्टीरियो नहीं मिलता है, ठीक है ना। एनेंशियोमर का तो पता है R का S का R हो जाता है, लेकिन डायस्टीरियोमर के केस में किसी एक कार्डियल सेंटर की स्टीरियो चेंज नहीं होती है, बाकी सबकी चेंज हो जाती है, ठीक है ना। तो ये क्या है, पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर। आई होप आप अच्छे से समझ रहे हो। डायस्टीरियोमर का मतलब क्या है कि किसी एक कार्डियल सेंटर के स्टीरियो मॉलिक्यूल में सेम रहे, बाकी सब की चेंज अगर हो जाती है तो वो कंपाउंड आपस में डायस्टीरियोमर्स कहलाते हैं। अब देखो कार्बोनिल का जब मैं रिडक्शन करूँगी तो मुझे पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर मिलने वाले हैं। कौन सा मेजर होगा, कौन सा माइनर होगा, ये हम डिसाइड करते हैं क्रेम रूल से। वेरी इम्पोर्टेंट रूल, ठीक है ना, बहुत इम्पोर्टेंट रूल है क्रेम, एंटी क्रेम। इनकी हेल्प से हम मेजर डायस्टीरियोमर का पता लगाते हैं कि कौन सा डायस्टीरियोमर मेजर डायस्टीरियोमर के रूप में बाहर निकलेगा। समझ रहे हो ना। तो हम नेक्स्ट जो क्लास है उसमें क्या डिस्कस करेंगे, क्रेम रूल। देखो क्रेम रूल का मैं क्या कह रही हूँ कि डायस्टीरियोमर्स का पता लगाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं ना कि जो क्रेम रूल है वो किसी भी रिएक्शन की डायस्टीरियो सेलेक्टिविटी की इंफॉर्मेशन देता है। डायस्टीरियो सेलेक्टिविटी की इंफॉर्मेशन देता है। देखो हम जब सेलेक्टिविटी की बात करते हैं तो हमें सिलेक्शन करना होता है, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, हमें किसी एक को चूज़ करना होता है, वही तो होता है सिलेक्शन। एक है उसमें कैसा सिलेक्शन, ठीक है ना, वो तो स्पेसिफिसिटी होती है कि बंदा एक ही है। लेकिन सेलेक्टिविटी की बात जब हो तो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। तो जब हम डायस्टीरियो सेलेक्टिविटी की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि जब हमारे पास एक से ज़्यादा डायस्टीरियोमर बन रहे हो और उनमें कोई एक मेजर बन रहा हो, डायस्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस कहलाती हैं। लेकिन अगर डायस्टीरियो स्पेसिफिक की अगर हम बात करें तो उनमें क्या होता है कि सिर्फ एक ही आइसोमर बनता है, ठीक है ना, सिर्फ एक ही बनता है जो मेजर होता है। ये सब आपको पता है वैसे, है ना, बताने की ज़रूरत नहीं है। डायस्टीरियो सेलेक्टिव का मतलब समझ गए आप, दो डायस्टीरियोमर में से कोई एक मेजर बनता है तो वो रिएक्शन डायस्टीरियो सेलेक्टिव कहलाती है। डायस्टीरियो सेलेक्टिविटी का जो कंसेप्ट है वो क्रेम रूल एक्सप्लेन करता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि जो क्रेम रूल है वो किसी भी रिएक्शन की डायस्टीरियो सेलेक्टिविटी के साथ डील करता है। समझ रहे हो ना। तो जो अपना नेक्स्ट क्लास रहेगा कल,
उसमें हम क्रेम रूल को एक्सप्लेन करेंगे बहुत अच्छे से, तो आप लोग बहुत अच्छे से उसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्रेम रूल, एंटी क्रेम, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस यूनिट। रिडक्शन में अगर कुछ इंपॉर्टेंट है ना तो वो यही रूल है, ये मान लो आप, ठीक है ना। तो आप इनको बहुत अच्छे से पढ़ोगे, कुछ भी नहीं आता है आप पूछोगे ग्रुप में, ठीक है ना। तो अभी का जो क्लास है वो हम यहीं तक रखते हैं, बाकी का हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।